नमस्कार सभी विद्वान साथियों को। राजस्थान भूगोल की क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में ऊर्जा संसाधन। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन की जब हम बात करेंगे तो ऊर्जा संसाधन को मुख्यतः हम दो पार्ट में बांट के अध्ययन करेंगे। एक तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जिनका प्रयोग आप लंबे समय से करते आ रहे हो, और दूसरे होंगे गैर परंपरागत स्रोत। तो कई बार तो ये प्रश्न एग्जाम में आ जाता है कि ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा तो गैर परंपरागत है और कौन सा परंपरागत है। तो जब हम परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं वो ताप विद्युत होती है। और ताप विद्युत किनसे प्राप्त होती है? तो कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होती है। और कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस की उत्पत्ति प्राचीन काल में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के पृथ्वी के नीचे दबने से होती है। इस कारण इनको हम जीवाश्म ईंधन भी कह देते हैं। कई बार आपकी एग्जाम में आएगा कि निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन कौन कौन है? तो ये तीनों हैं। इनके जलने पर आपके CO2 गैस बाहर निकलती है जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करती है। ये बात भी आपको याद रखना है। लेकिन वर्तमान समय में भारत की बात हो या राजस्थान की बात हो, सबसे ज्यादा जो बिजली प्राप्त होती है वो ताप विद्युत से प्राप्त होती है। इसके अलावा आपके पास परमाणु ऊर्जा और जल विद्युत, ये भी परंपरागत लंबे समय से इस्तेमाल होते आ रहे। दूसरे प्रकार के जो स्रोत होंगे उनका प्रयोग बहुत लंबे समय से नहीं कर रहे हम, प्रायोगिक तौर पे शुरू हुआ है, समय समय पे उनमें परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हें हम गैर परंपरागत कहेंगे। और गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा जो कि सूर्य के ताप से प्राप्त होती है, पवन ऊर्जा जो कि पवन चक्की के द्वारा आप पवन चलने पर आप प्राप्त कर सकते हैं, समुद्र में उठने वाले ज्वार से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के भीतर जाने पे ताप बढ़ते जाता है, उसके इस्तेमाल से आप ऊर्जा प्राप्त करोगे तो भूतापीय ऊर्जा कहलाएगी। पेड़ पौधे सॉरी जो आपके जीव जंतु हैं उनके गोबर से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो बायोगैस कहलाती है। इसके अलावा हमारे घरों से निकलने वाले सब्जी वगैरह के कचरे, खेती से प्राप्त होने वाला कचरा जैसे कि सरसों की तोड़ी, गन्ने की छोई, चावल की आपकी भूसी, उनसे प्राप्त होती है, वो कौन सी कहलाती है? तो बायोमास कहलाती है। इसके अलावा शैवाल से भी और हाइड्रोजन से भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। और ये जो स्रोत हैं ऊर्जा के, ये गैर परंपरागत हैं, गैर परंपरागत स्रोत हैं। ऊर्जा का एक वर्गीकरण हम और कर सकते हैं। ये तो हो गए परंपरागत और गैर परंपरागत। अब दूसरा वर्गीकरण हमारे पास नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ऊर्जा के स्रोतों को आप दो प्रकार से और वर्गीकृत कर सकते हैं, एक नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत और दूसरा गैर नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत। क्या फर्क है दोनों में? कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो भंडार सीमित हैं, जिनको दोबारा बनने में लाखों साल का समय लगता है, जो दोबारा से नहीं बनाए जा सकते, वो तो कौन से कहलाएंगे? अनवीनीकरण कहलाएंगे। और जिनका बार बार निर्माण हो रहा है और जो कभी समाप्त नहीं होंगे वो कौन से कहलाएंगे? नवीनीकरण कहलाएंगे। अब इम्पोर्टेंट है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के सभी स्रोत जो हैं वो नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं, ये कभी समाप्त नहीं होंगे। और दूसरी बात, इनसे पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। चाहे आप सौर ऊर्जा की बात करें, पवन की बात करें, ज्वार, भूताप, बायोगैस, बायोमास, पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। ये कभी समाप्त नहीं होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य हमेशा आपको दिखाई देगा, पवन हमेशा आपके चलेगी, समुद्र में ज्वार भाटा आते रहेंगे, पृथ्वी के भीतर जाने पे तापमान बढ़ेगा ही, आपके पालतू पशुओं का गोबर आपको मिलता ही रहेगा, खेती से कचरा आपको मिलता ही रहेगा। तो ये ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत हैं। दूसरी बात, पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसीलिए वर्तमान में हम इन स्रोतों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और जो आपने जीवाश्म ईंधन पढ़े थे, अभी आपके जीवाश्म ईंधन पढ़े थे, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, इनके भंडार सीमित हैं और जितना आप इनको निकाल लोगे उतने हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो इन्हें ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत कहते हैं। एक तो इनसे पर्यावरण को नुकसान होता है,
दूसरे इनके भंडार समाप्त हो जाएंगे उपयोग के बाद, इसलिए इनको आजकल जो है ना बढ़ावा कम देने के बाद हम इनको बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में आता है कि क्या होगा जब पेट्रोल और डीजल समाप्त हो जाएंगे पूरी तरीके से, तो उसका प्रयास हमने कर दिया ना, ये सारी ऊर्जा के स्रोत आप काम ले सकते हैं। तो यहाँ से कई बार एक सिंपल सा प्रश्न आपके सामने आएगा और उसे आप आसानी से कर सकते हैं कि ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत कौन कौन से हैं। और गैर परंपरागत ही मुख्यतः नवीनीकरण है, लेकिन जो परंपरागत थे उनमें से बेटा जल विद्युत को इधर ले आना, जल विद्युत भी आपका नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, पानी से प्राप्त होती है और ये भी हमेशा आपके नवीनीकरण में आई। वैसे परंपरागत में थी क्योंकि उपयोग लगभग 100 साल से ज़्यादा से करते हैं, लेकिन है कैसा स्रोत है, नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। तो ये तो बात हो गई कि कौन सा परंपरागत है और कौन सा गैर परंपरागत है। राजस्थान में बिजली बनाने के लिए जो राजस्थान विद्युत मंडल था, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1 जुलाई 1957 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई है। एग्जाम में कई बार आ जाता है। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग जो है, इसका गठन हमने जनवरी 2000 में कर दिया। पहले अध्यक्ष कौन बने इसके, तो अरुण कुमार इसके पहले अध्यक्ष थे। राजस्थान में विद्युत क्षेत्र जो सुधार अधिनियम आया था वो 1999 में आ गया और ये सुधार अधिनियम 1 जून 2000 को लागू कर दिया गया। और इस सुधार अधिनियम के तहत जो विद्युत मंडल आपका था, जिसकी स्थापना 1957 में की थी, इस मंडल का विभाजन करके 1 2 नहीं बल्कि 5 कंपनियां बना दी। ध्यान से सुने, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना होती है 1 जुलाई 1957 को। राजस्थान में विद्युत नियामक आयोग का गठन होता है आपके 2 जनवरी 2000 को और सुधार अधिनियम आता है 1999 में, लागू होता है जून 2000 में। और इस सुधार अधिनियम के तहत विद्युत मंडल जो आपका था, इसके टुकड़े कर दिए, विभाजित कर दिया और इसको 5 पार्टों में बांट दिया, जिसमें पहला भाग जो था वो तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। दूसरा क्या था, तो राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण। इन दो को याद करें, एक विद्युत उत्पादन निगम है और एक प्रसारण निगम है। तो पहला हो गया राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और दूसरा हो गया राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, और इन दोनों का मुख्यालय जयपुर में है। पहले तो ये याद करें। अब दो तो ये पार्ट हो गए। अब इसके अलावा राजस्थान राज्य वितरण जो है ना, ये वितरण के 3 होंगे। जयपुर वितरण, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इसके अलावा एक होगा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और एक होगा जोधपुर विद्युत वितरण लिमिटेड। यानी कि जो हमने राजस्थान राज्य विद्युत मंडल था जो कि 1957 में स्थापित हुआ, उसके कितने विभाजित कर दिया, 5 पार्टों में। इन 5 पार्टों में से पहला विद्युत उत्पादन का है, दूसरा विद्युत प्रसारण का है और 3 जो है ना वो वितरण के हैं। अब वितरण के कहाँ कहाँ हैं, तो एक तो बेटा जयपुर में ही हो गया, दूसरा कहाँ आएगा, अजमेर में आएगा और तीसरा कहाँ आएगा, तो जोधपुर में आएगा। ये 3 हैं। आज के दिन अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में जिलों की संख्या 41 है। इन 41 जिलों में से जयपुर मंडल के अंतर्गत कितने जिले आएंगे, 15 आएंगे। अजमेर मंडल के अंतर्गत कितने जिले आएंगे, तो 14 आएंगे। और जोधपुर मंडल के अंतर्गत बचे हुए कितने आ गए, 12 आ गए। तो ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कई बार कि जो विद्युत वितरण आपके निगम लिमिटेड है उसमें जयपुर वाले के अधीन 15 जिले, अजमेर वाले के अधीन 14 और जोधपुर वाले के अधीन 12 आएंगे। अब कभी कभी ऐसा कोई प्रश्न बन सकता है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, एग्जामिनर फंसाना चाहे तो बना दे, कि निम्नलिखित में से कौन कौन से जिले जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पास है। 15 तो हैं, लेकिन कौन कौन से हैं, कौन से अजमेर वाले के पास है और कौन से जोधपुर वाले के पास है। तो सभी को रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्षेत्र के हिसाब से आइडिया लगाना है कि जयपुर का मतलब पूर्वी राजस्थान को आपको लेना है और जयपुर जो वितरण आपका है उसके अंतर्गत टोटल 15 जिले आने हैं। इन 15 जिलों में कौन कौन है, तो पूरा की पूरा तो भरतपुर संभाग को ले लेना है बेटा, बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसके अलावा पूरा की पूरा मुझे लेना है बेटा कोटा संभाग, तो 2 संभाग तो पूरे आ गए। खुद जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग से आपको सीकर और झुंझुनू को हटा देना है, अर्थात जयपुर आ जाएगा, अलवर आएगा, दौसा आएगा और 2 नए जिले
कोटपुतली बहरोड और खैरतल तिजारा भी आ गई। यानी कि जयपुर संभाग के भी कितने जिले हो गए, जयपुर, अलवर, दौसा, कोटपुतली बहरोड और उसके अलावा आपके खैरतल तिजारा, यानी कि 5 ये हो गए। भरतपुर संभाग के कितने हो गए, तो 5 हो गए। कोटा संभाग के कितने जिले हैं, तो 4 जिले हैं, टोटल हो गए 14। अब एक अजमेर संभाग से और लेना है, और अजमेर संभाग से किसको ले लेना, टोंक को लेना है बेटा। बोलो 15 को रटने की जरूरत है क्या, कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पास 15 जिले कौन से हैं। कंप्लीट भरतपुर संभाग, कंप्लीट कोटा संभाग, जयपुर संभाग में से सीकर झुंझुनू को हटाना है और अजमेर से अकेला टोंक लेना है। टोटल 15 इसके पास हो गए। दूसरा हमारा वितरण वाला आएगा अजमेर, और अजमेर वाले के पास टोटल कितने जिले हैं, 14 हैं। अब 14 में पहली चीज तो याद करनी कि पूरा की पूरा उदयपुर संभाग यानी कि दक्षिणी राजस्थान ले लेना है। यानी कि उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सलूमर का ये चित्र पूरा आ गया। अब अजमेर संभाग में से मैंने अकेला जिला हटाया था टोंक, यानी कि अजमेर है, भीलवाड़ा है, नागौर है, और नागौर से अलग कौन हुआ था, तो डिडवाना कुचामन हुआ था। और जयपुर से मैंने 2 जिले और अलग निकाल दिए थे शेखावाटी के, यानी कि सीकर और झुंझुनू, इनको मिला के आपके अजमेर के पास हो गए। और लास्ट में जोधपुर, तो आप आइडिया लगा ही लोगे। चलो ऊपर से पाकिस्तान सीमा के साथ साथ गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, सिरोही को ध्यान रखना, सिरोही अजमेर के पास नहीं, जोधपुर के पास है, पाली आ गया, तो इन सबको मिला के यहाँ आ गया। कभी कभार आ सकता है कि कौन से विद्युत वितरण निगम के पास कौन कौन से जिले हैं। मोटा तो इतना याद करना है कि जयपुर वाले के पास 15 थे, अजमेर वाले के पास 14 थे, और आपके जोधपुर वाले के पास 12 थे। बोलो यहाँ तक की सारी बातें आपके समझ में आई क्या। पहला हमें बंटवारा करना था कि कौन से परंपरागत है, कौन से गैर परंपरागत है। परंपरागत में जीवाश्म ईंधन तीनों ले लेने हैं, इसके अलावा जल विद्युत को और आणविक ऊर्जा को लेना है। गैर परंपरागत ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन है, कई बार एग्जाम में आएगा, आपको सारे पता होना चाहिए। खासकर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये कई बार आपकी एग्जाम में आएंगी, हर बार आपको पता होना चाहिए। इनमें से अगर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की बात करूं तो सारे के सारे नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं, कभी समाप्त नहीं होंगे, मर्जी है जितना इस्तेमाल करो, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन जीवाश्म ईंधन अनवीनीकरण है, भंडार सीमित है, उपयोग के साथ समाप्त होंगे और साथ ही साथ पर्यावरण को प्रदूषित करके भी जाएंगे। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना 1957 में हुई थी, लेकिन हमने 1999 में राजस्थान विद्युत सुधार अधिनियम लेके आ गए हम, और ये अधिनियम लागू हो गया जून 2000 में। और इस अधिनियम के अनुसार हमने राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को 5 टुकड़ों में बांट दिया। पहला राजस्थान उत्पादन निगम लिमिटेड, दूसरा प्रसारण निगम लिमिटेड, और 3 वितरण निगम। वितरण में कौन कौन थे, जयपुर वितरण, अजमेर वितरण और जोधपुर वितरण। जयपुर के पास 15 जिले, अजमेर के पास 14 जिले और जोधपुर के पास 12 जिले आए थे। यहाँ तक की बातें मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होंगी। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने एक ही चरण में संपूर्ण विद्युत सुधार कार्यक्रम को लागू कर दिया था। बाकी स्टेट में क्या कई चरणों में सुधार लागू हुआ, हमने एक बार में ही कर दिया है। अब एक बार में कर दिया तो पैसा ज्यादा लगा होगा, तो फिर हमने मदद किसकी ली, तो ये सुधार जो विद्युत क्षेत्र में किया गया, इसमें हमें मदद मिली विश्व बैंक से, यानी कि वर्ल्ड बैंक से। और वर्ल्ड बैंक ने हमें कितना पैसा दिया, 18 करोड़ डॉलर का, अमेरिकी डॉलर का पैसा हमें यहाँ से प्राप्त हुआ था। तो कभी आएगा कि राजस्थान में विद्युत सुधार के लिए कहां से सहायता मिली, तो वर्ल्ड बैंक से मिली, ये बात आपको याद करनी है। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, शॉर्ट में आप इसे RUVNL कहते हैं, प्रदेश में सस्ती बिजली उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना जो है कब की गई थी, 4 दिसंबर 2015 को सस्ती विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कर दी। लेकिन याद क्या करना है कि 9 अक्टूबर 2023 को हमने इसका नाम बदल दिया, और अब इसका नाम क्या है, अब इसका नाम है राजस्थान ऊर्जा विकास एवं IT सर्विसेज लिमिटेड। RUVNL की स्थापना हमने 2015 में, और नाम बदल के इसकी स्थापना 2023 में की है।
तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, आ जाएगी। राजस्थान में ऊर्जा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्तमान में हम जो विकास है वो पूरी तरीके से ऊर्जा पे निर्भर है। पहली बार 11वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। याद रखना आपको, कई बार आ सकता है एग्जाम में। अब ऊर्जा के विकास के लिए अलग अलग क्षेत्रों के हम समय समय पे नीतियां बनाते रहे हैं, और खासकर हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित रहते हैं। तो इनकी कई सारी नीतियाँ हैं, और राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए अक्षय ऊर्जा निगम वर्तमान में कार्यरत है। तो अक्षय ऊर्जा नीति यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने के लिए नवीनतम नीति आपकी जो आई है 1 अक्टूबर 2023 को आई है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की नवीनतम नीति, अक्षय ऊर्जा का मतलब गैर परंपरागत, ध्यान रखना, कब आई है? 1 अक्टूबर 2023 को। और इस नीति में हमने लक्ष्य क्या रखा है कि 2030 तक हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से कुल कितनी बिजली बना लेंगे? 90 गीगावाट, या हम 90,000 मेगावाट इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो 90 GW यानी कि गीगावाट बिजली उत्पादन का 2030 तक हमारा लक्ष्य है। राजस्थान बायोमास और वेस्ट टू एनर्जी नीति 29 सितंबर 2023 को आई है, और राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति भी 29 सितंबर 2023 को आई है। यानी कि 2023 की 3 नीतियां हो गई हमारे पास। अक्षय ऊर्जा नीति 1 अक्टूबर 2023, बायोमास और ग्रीन हाइड्रोजन 29 सितंबर 2023 को आई है। अक्षय ऊर्जा में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हम लगभग 90 गीगावाट गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से बिजली बना लेंगे, और ग्रीन हाइड्रोजन का लक्ष्य है कि 2030 तक हम 2000 KTPA ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कर लेंगे। तो लक्ष्य भी याद कर लेना दोनों का। और तीनों नीति कब की है बेटा? 2023 की है। 2023 से पहले अगर ऊर्जा के क्षेत्र में नीतियों का वर्ष है तो 2019 है, और 2019 में एक साथ 3 नीतियां 18 दिसंबर 2019 को घोषित की गई। एक सौर ऊर्जा की, एक पवन ऊर्जा की, और एक हाइब्रिड ऊर्जा की नीति घोषित की गई। तो आपको याद रखना है कि सौर ऊर्जा नीति 2019 की है नवीनतम, पवन ऊर्जा पूछे तो भी 2019 की है, हाइब्रिड नवीनतम पूछे तो भी 2019 की है। अब तक राजस्थान सौर ऊर्जा की टोटल 3 नीति घोषित कर चुका है, और पवन ऊर्जा की टोटल 2 नीतियां घोषित कर चुका है। तो फिर कई बार ऐसा प्रश्न आएगा कि सौर ऊर्जा की प्रथम नीति कब घोषित की गई? 2011 में है। और 1 साल बाद पवन ऊर्जा की पहली नीति आई थी 2012 में। याद रखें कि राजस्थान सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा की प्रथम नीति 2011 और पवन ऊर्जा की 2012, लेकिन सौर ऊर्जा की 3 हो गई तो दूसरी और आई होगी, वो 2014 में है। तो सौर ऊर्जा की वर्तमान तक राजस्थान सरकार की 3 नीतियां हैं, 11, 14, 19। अभी आपको 19 याद करनी है, और 19 में हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हम करेंगे। पवन ऊर्जा का लक्ष्य हमने रखा कि 4,000 मेगावाट पवन ऊर्जा 2024-25 तक उत्पादित करेंगे। और ग्रीन हाइड्रोजन आपकी हाइब्रिड नीति का हमारा लक्ष्य था कि 2024-25 तक हम 3500 मेगावाट हाइब्रिड ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। कैसे याद करना है? हाइब्रिड ऊर्जा कौन सी होती है तो आप समझ ही गए होंगे कि एक ऐसी ऊर्जा इकाई परियोजना जिसमें परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों से मिश्रित रूप से की जाती है, या 2 या 2 से अधिक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को मिलाकर कोई अगर हम संयंत्र लगाते हैं तो हाइब्रिड कहलाता है। अब यहाँ ये 3 नीतियाँ मुख्यतः आपको याद करनी थी। 2019 डेट पूछे तो आपकी दिसंबर 2019 18 दिसंबर की डेट थी। एक आई आपके सौर ऊर्जा की नीति, एक आई आपकी पवन ऊर्जा की नीति, और तीसरी आई आपकी हाइब्रिड की नीति। तीनों का लक्ष्य था 2024-25 जो वर्तमान में चल रहा है। क्या लक्ष्य रखा हमने कि सौर ऊर्जा से तो लगभग 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर लेंगे, पवन ऊर्जा से हम
4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर लेंगे और हाइब्रिड से हम 3500 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर लेंगे। सौर ऊर्जा की पहली नीति भी याद कर लेना, 2011 की है, इसकी 2012 की है, 2012 की है। इसमें एक और आ गई थी, 2014 में आ गई थी। और नवीनतम में 3 आपने याद की थी अभी। एक तो अक्षय ऊर्जा नीति जो कि 2023 की है, उसके बाद आपने बायो मास की याद की थी, और बायोमास की याद की थी 29 सितंबर 2023 की, और एक ग्रीन हाइड्रोजन 29 सितंबर 2023 की। तो ये सारी आपको सौर ऊर्जा ऊर्जा से संबंधित नीतियां आपको याद करनी है। कुछ अन्य नीतियों की बात करें तो राजस्थान एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी जो है ये 15 दिसंबर 2021 को घोषित की गई है। बायोमास की पॉलिसी हमारे यहाँ 2010 में बनाई गई थी। कैप्टिव पावर प्लांट हमारे राजस्थान में 15 जुलाई 1999 को आए हैं। पवन ऊर्जा प्रोत्साहन, पवन ऊर्जा नीति अलग है, प्रोत्साहन नीति अलग है, ध्यान रखना। पवन ऊर्जा की पहली नीति आती है 2012 में, दूसरी आती है 2019 में, लेकिन प्रोत्साहन नीति अगर पूछे तो 2 बार आई थी, सन 2000 और 2003 में आई थी। ठीक है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु आपकी नीति 2004 में भी आई थी। आओ जी, तो कुछ नीतियां आपको याद करनी थी। दोबारा से एक बार नीतियां का सन याद कर लें कि आपको याद करना है कि अक्षय ऊर्जा नीति नवीनतम जो कि आपकी 1 अक्टूबर 2023 की है, 90 गीगावाट का हमने लक्ष्य रखा है 2030 तक। इसके अलावा बायोमास नीति हमारी 2023 में है, ग्रीन हाइड्रोजन नीति हमारी 2023 में है, और 2019 में 3 नीति आपको मुख्यतः याद करनी थी, एक सौर ऊर्जा की, एक पवन ऊर्जा की और एक हाइब्रिड ऊर्जा की। ये आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान में कुटीर ज्योति योजना कब आई, पहले तो यही पूछा जाएगा, तो 1988 में आई है। इसमें क्या करना था कि हमारे गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को एक बिंदु का, प्रकाश बिंदु का, यानी कि एक लाइट का कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। ये थी आपकी कुटीर ज्योति योजना। अब राजस्थान में जो बिजली बनती है उसमें सबसे ज़्यादा बिजली कौन सी है, दूसरी कौन सी है और तीसरी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा बिजली हमारे राजस्थान में ताप विद्युत है, और ताप विद्युत का उत्पादन मोटा मोटा अगर मैं याद करूं तो 9746 पॉइंट कुछ मेगावाट के आसपास इतनी बिजली बनती है। दूसरा स्थान सौर ऊर्जा का है राजस्थान में, और सौर ऊर्जा लगभग राजस्थान जो है 5482 मेगावाट के आसपास आपके बना देता है। पवन ऊर्जा राजस्थान में तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है, और इसके उत्पादन में अगर हम बात करें तो ये आपके 4414 के आसपास मेगावाट बिजली इससे बन जाती है। तो प्रश्न आएगा कि राजस्थान में वर्तमान में सबसे ज्यादा बिजली कौन सी बनती है? तो ताप विद्युत जो कि कोयले से बनती है मुख्यतः, दूसरा स्थान सौर ऊर्जा का है, और तीसरा स्थान पवन ऊर्जा का है। ये आपको क्रम से याद रखने हैं। अब अगर हम भारत से तुलना करते हैं राजस्थान की, तो संपूर्ण भारत के विभिन्न ऊर्जा स्रोतों में हमारे राजस्थान की क्या स्थिति है? तो संपूर्ण भारत में कोयला से बिजली बनाने में ताप विद्युत बनती है, इसमें हमारे राजस्थान का 8वां स्थान है कोयले में। लेकिन लिग्नाइट कोयले से बनाने में हमारा दूसरा स्थान है। हमसे ज्यादा केवल एक ही राज्य बनाता है, कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु का पहला स्थान है। और टोटल ताप विद्युत में हमारा कौन सा स्थान है? तो 7वां है। तो ये तो ताप विद्युत की बात हो गई। कोयले की पूछे तो 8वां है, लिग्नाइट में दूसरा है, और टोटल ताप विद्युत में 7वां है। परमाणु ऊर्जा में हमारा 5वां स्थान, जल विद्युत में हमारा 18वां स्थान, और नवीनीकरण में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा बार आएगा कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से बिजली बनाने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो बड़ी अच्छी बात है कि हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे रहे हैं राजस्थान, और पहले स्थान पे हम हैं गैर परंपरागत में। इसी प्रकार अगर आपसे पूछे सौर ऊर्जा में, तो सौर ऊर्जा में भी हमारा पहला स्थान है, पवन ऊर्जा में हमारा 5वां, और टोटल बिजली में हमारा तीसरा स्थान है। तो मुख्यतः आपको याद रखना है कि पहला स्थान आपका गैर परंपरागत ऊर्जा बिजली यानी कि अक्षय ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में आपका पहला स्थान है, दोनों आपको इंपॉर्टेंट याद रखने। पवन ऊर्जा में तुम्हारा 5वां स्थान है, और कुल बिजली उत्पादन में हमारा तीसरा स्थान है। लिग्नाइट कोयले में भी महत्वपूर्ण, तमिलनाडु के बाद दूसरा स्थान तुम्हारा रहेगा। तो कौन सी बिजली में हमारा कौन सा स्थान है, ये हमने याद किया। अब दिसंबर 2024 तक राजस्थान में बिजली की क्या स्थिति थी, कितनी बिजली बनी, कौन से स्रोत से बनी? तो मैंने बताया कि सबसे ज्यादा बिजली ताप से मिलती है,
और ताप से कितनी बिजली मिली, तो ताप से मिली हमें 9746.37 मेगावाट। जल विद्युत से हमें 1757.95 यानी कि 1758 आप इसे कह सकते हैं। परमाणु ऊर्जा हमें 456 होगी। गैर परंपरागत स्रोतों से कुल कितनी मिलती है, तो 12,561 मिलती है। 12,561 टोटल है। अब इस टोटल में सौर ऊर्जा से 5482 है। पवन ऊर्जा की अगर मैं बात करूं आपसे, तो पवन ऊर्जा से 4414 मेगावाट है। बायोमास से 124 है। जल विद्युत से 3742 मेगावाट मिली। ठीक है। अब इस प्रकार से अगर मैं टोटल आपके जोड़ता हूं, तो राजस्थान में टोटल बिजली आज के दिन कितनी बन रही है, 26,325.19 मेगावाट के आसपास बनती है। तो ये सारे डाटा आपको क्रम से याद करने हैं कि दिसंबर 2024 में ताप विद्युत 9,746, याद करने वाली बात है। परमाणु ऊर्जा 456 के आसपास है। गैर परंपरागत से टोटल बनी आपकी 12,561। सौर ऊर्जा से 5482 है। पवन ऊर्जा से 4414 है। अगर हम बात करें बायोमास से, तो 124 आपकी प्राप्त होती है। और टोटल और याद कर लेना, 26,325 मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ राजस्थान संपूर्ण भारत में तीसरे स्थान पे है। राजस्थान में किस ऊर्जा के स्रोत के उत्पादन की सर्वाधिक संभावना आने वाले समय में है, तो आपको पता है कि राजस्थान एक उष्णकटिबंधीय राज्य है। यहाँ लगभग साल के 1-1.5 महीने को छोड़कर सूर्य पूरी तेजी के साथ चमकता है। तो सर्वाधिक संभावना किसकी है बेटा, सौर ऊर्जा के विकास की है। अगर पहले एक ही प्रश्न पूछे कि राजस्थान में आने वाले समय में सर्वाधिक संभावना कौन सी ऊर्जा के विकास की है, तो आपने देखा भी होगा लगभग शहरों में तो हर दूसरे घर में आपको सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना शुरू कर दिया है। सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है। सौर ऊर्जा के विकास की है, पवन ऊर्जा के विकास की और बायोगैस की। लेकिन अगर आपसे पूछे गांव में सबसे ज्यादा विकास किसका हो सकता है, तो बेटा गोबर गैस का हो सकता है आपके। और गोबर गैस का सर्वाधिक विकास अब तक कहाँ हुआ है, तो उदयपुर में हुआ है। उदयपुर सबसे पहले स्थान पे है। ये बात हो गई आपकी। अब राजस्थान की सबसे पहले पढ़ते हैं हम जल विद्युत परियोजना कि जल विद्युत परियोजनाओं की राजस्थान में क्या स्थिति है। तो वैसे तो बेटा जल विद्युत परियोजना है ना, आपको एक तरीके से तो पढ़नी ही नहीं है, क्योंकि जल विद्युत परियोजनाओं को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। आपको गुरुजी कहाँ पढ़े, ज्यादातर तो हम बेटा जब नदियां पढ़ते हैं तो नदी के साथ ही इसका अध्ययन हम कर लेते हैं, या फिर आप सिंचाई परियोजना पढ़ते हैं तो वहां भी इसका अध्ययन आप कर लेते हैं। जैसे कि आप देखो कि माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना थी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और इस परियोजना में अगर मैं बात करूं, तो राजस्थान का हिस्सा था 45% और गुजरात का हिस्सा था 55%। और इस परियोजना के तहत हमने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बोरखेड़ा नामक जगह पर माही बजाज सागर बांध का निर्माण करवाया था। काकद्वीप का बांध भी था, गुजरात में कडाना बांध भी था। लेकिन फिर आपको याद करना है कि परियोजना में तो राजस्थान 45% है, गुजरात 55 है, लेकिन माही बजाज सागर परियोजना से जो बिजली मिलेगी ना, उसमें 100% हिस्सा केवल और केवल राजस्थान का रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में कि कौन सी जल विद्युत परियोजना में 100% राजस्थान को मिलती है, तो माही बजाज सागर की मिलती है। कितनी मिलती है, तो उत्पादन कितना मेगावाट का होता है, तो 140 मेगावाट बिजली बनती है इससे। कभी कभी तो ऐसे भी पूछा जाता है कि माही बजाज सागर से कितनी बिजली मिली, 140, 150, 170, तो 140 मेगावाट है। 140 मेगावाट के संयंत्र हमने 2 चरणों में स्थापित किए। पहले चरण में 25-25 मेगावाट के 2 संयंत्र लगा दिए। इसके बाद दूसरे चरण में हमने फिर 25-25 मेगावाट के लगाए। तो इस तरीके से हमने टोटल बिजली ये 25 का नहीं बेटा 45 का है। पहले चरण में 25 × 50 यानी कि यहाँ हमने स्थापित कर दिया 50 मेगावाट का, ठीक है। और दूसरे चरण में हमने क्या किया, दो इकाई स्थापित की 45 मेगावाट की, यानी कि यहाँ हमने कितनी स्थापित कर ली, टोटल 90 मेगावाट।
इस तरीके से हमने पहला और दूसरा टोटल 4 संयंत्र हो गए यहाँ पे, 2 25 मेगावाट के हैं और 2 45 मेगावाट के हैं। तो बोलो माही वजह से अगर क्लियर है। इसके बाद हमारे पास आती है चंबल नदी। चंबल नदी एमपी से निकलेगी, राजस्थान में आएगी, यूपी में जाके समाप्त हो जाती है। और चंबल नदी पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और चंबल नदी पर राजस्थान और मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है, तो दोनों स्टेट का हिस्सा 50-50% का था। लेकिन यहाँ परियोजना में भी 50% है और बिजली में भी 50% है। टोटल तो 4 बांध बनाए थे, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। लेकिन कोटा बैराज बांध का इस्तेमाल केवल सिंचाई के लिए होगा, यानी कि बिजली बनाने के संयंत्र केवल 3 बांधों पे होंगे, गांधी सागर पे, राणा प्रताप पे और जवाहर सागर पे। क्लियर है। इस परियोजना से टोटल बिजली कितनी बनी, अगर कभी ये आपसे पूछा जाए तो 386 मेगावाट बिजली का टोटल उत्पादन होता है। अब 386 मेगावाट जो बिजली आपने बनाई है, इस बिजली में अगर मैं तीनों चरणों की बात कर लूँ कि किस चरण में कहाँ कितना उत्पादन हुआ, तो यहाँ अगर आपसे बात पूछे तो पहले चरण में हमने गांधी सागर बांध पे टोटल बिजली कितनी बना ली, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो 115 मेगावाट। दूसरे चरण में हम राणा प्रताप सागर बांध पे आए और 172 मेगावाट यहाँ से हमने बना ली। और जवाहर सागर बांध से हमने कितनी बिजली बना ली, तो आपकी इतनी बना ली। और टोटल उत्पादन कितना हो गया, 386 मेगावाट हो गया। कभी आपसे पूछा जाए कि किस बांध से सबसे ज्यादा बिजली बनती है, देखो चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध पूछेगा तो जवाहर सागर बांध है, लेकिन बिजली सबसे ज्यादा उत्पादित होती है राणा प्रताप सागर बांध से। गांधी सागर से 115 है, राणा प्रताप से 172 है और जवाहर से 99 है। ठीक है। यह हमने 23x5 इकाई स्थापित की, यहाँ 43x4 इकाई स्थापित की और यहाँ 33x3 इकाई स्थापित की। कभी ज़्यादा गहराई में पूछे तो, बाकी तो आपको टोटल बिजली याद रखनी प्रत्येक बांध की कि गांधी सागर बांध से 115 है, राणा प्रताप सागर से 172 मेगावाट और जवाहर सागर बांध से जो आपकी 99, और टोटल हो गई 386। अब 386 तो टोटल है, राजस्थान को तो 50% ही तो मिलेगी, तो 386 में 2 का भाग दे देना, यानी कि राजस्थान के हिस्से में कितनी बिजली आती है। कभी ऐसा प्रश्न आपके सामने आता है तो 193 मेगावाट बिजली राजस्थान को मिलेगी। इसमें से 193 मेगावाट। तो ये आपकी हो गई चंबल परियोजना। आगे बढ़े हम, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल भारत की एक बड़ी परियोजनाओं में शामिल है और ये सतलज नदी पर बनाई गई है। और सतलज नदी की इस परियोजना में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों राज्य संयुक्त रूप से हैं। तो ये एक राज्य की नहीं बल्कि 3 राज्यों की परियोजना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना से टोटल बिजली का उत्पादन 568.73 मेगावाट होता है। अब आपको तो याद करना है कि राजस्थान को कितने मिलेगी, और राजस्थान का भाखड़ा नांगल परियोजना में हिस्सा याद कर लेना, कई बार एग्जाम में आ जाता है। 15.22% हिस्सा है और 1568 का 15% अगर आप निकालोगे तो 238.76 मेगावाट बिजली आपको प्राप्त होती है। खासकर परसेंटेज याद करना, ये ज्यादा आएगा, 15.22% है। एक राज्य की नहीं, 3 राज्यों की परियोजना है। इसी प्रकार सतलज की एक सहायक थी व्यास नदी, और व्यास नदी पर आपके 2 बांध हैं, एक तो पंडोह बांध जो कि देवेर नामक स्थान पे है और दूसरा बांध पोंग बांध है। इस पंडोह बांध में तो हमारा हिस्सा 20% है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोंग बांध में हमारा हिस्सा 58.5% है और पोंग बांध से शीतकाल में IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी भी मिलता है। तो व्यास परियोजना के 2 बांध, इनमें से पंडोह में हमारा 20 और पोंग में हमारा 58.5 है। ठीक है। ये भी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। व्यास नदी पर पंडोह और पोंग 2 बांध बनाए गए हैं। इनमें से 2 विद्युत गृह स्थापित कर दिए, इनमें से एक तो देहरा के नाम से और एक पोंग के नाम से। देहर विद्युत गृह की टोटल उत्पादन क्षमता कितनी बेटा, 990 मेगावाट है। और 990 मेगावाट में से हमारा हिस्सा कितना रहेगा, 20% रहेगा। और पोंग बांध की टोटल क्षमता अगर पूछे तो 6 × 66 यानी कि टोटल बिजली बनेगी 396 मेगावाट। और 396 मेगावाट में से हमारा हिस्सा कितना रहेगा, तो 58.5% का रहेगा। क्या याद करना है,
कि भाखड़ा नांगल परियोजना में हमारा हिस्सा 15.22 है। व्यास नदी पर बने पंडो बांध में 20% है, पोंग बांध में 58.5% हिस्सा राजस्थान का। अच्छे से याद करके जाना। अनास, ये माही की सहायक है। सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप, मोरिन जानते होंगे। इस परियोजना में अनास और हरण, अनास की सहायक नदी का नाम हरण है, याद रखें। अनास और हरण के संगम पर हमने बांध बनाकर माही पनबिजली परियोजना के द्वितीय विद्युत गृह यानी कि 45 मेगावाट क्षमता की तीसरी इकाई स्थापित की है। याद कर लें। राहू घाट परियोजना, ये राहू घाट करौली और मध्य प्रदेश काकेश में चंबल विद्युत पनबिजली परियोजना है। इनकी राहू घाट जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है। दोनों का हिस्सा कितना रहेगा? 50-50% रहेगा। उत्पादन कितना होने वाला है? 270 मेगावाट का है। और टिहरी बांध का वैसे तो राजस्थान से कोई संबंध नहीं है, ये उत्तराखंड में भागीरथी और भीलंगाना नदी के संगम पे है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इस टिहरी बांध जो है जल विद्युत परियोजना है और इस परियोजना में राजस्थान को कितनी बिजली मिलती है, केवल एक क्वेश्चन याद करना है कि टिहरी बांध से राजस्थान को 7.5% बिजली मिलेगी, ये याद करना है। तो ये हो गई बेटा आपकी सभी बिजली परियोजनाएं, खासकर इसमें से माही परियोजना को, चंबल परियोजना को, भाखड़ा नांगल को और एक आपकी व्यास परियोजना को मुख्यतः आपको याद करना था कि इनमें हमें कितनी कितनी बिजली मिलती है। अब आते हैं राजस्थान में बिजली के सबसे बड़े स्रोत की ओर। तो राजस्थान हो या भारत हो, सबसे ज्यादा बिजली हमें जो मिलती है वो ताप विद्युत से मिलती है। और ताप विद्युत के उत्पादन के लिए हमारे भारत में 1975 में एक संस्था स्थापित कर दी। उस संस्था का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या? एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, एनटीपीसी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, स्थापना हुई थी 1975 में। ताप विद्युत किससे मिलती है? तो ज्यादातर तो सबसे ज्यादा हिस्सा तो कोयले का होता है, इसके अलावा गैस और खनिज तेल से भी बना सकते हैं। अब हमारे कुछ प्लांट जो हैं वो सुपर थर्मल पावर प्लांट होंगे। आपसे पूछेगा कोई कि सुपर थर्मल पावर प्लांट किसे कहते हैं, तो ऐसा कोई भी प्लांट जिसकी टोटल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट से ज्यादा हो जाएगी। कितने से ज्यादा हो जाएगी? 1000 मेगावाट से ज्यादा अगर बिजली उससे बन रही है तो उसे कौन सा प्लांट कहोगे आप? सुपर थर्मल कहोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान का पहला ताप विद्युत गृह जो था, ताप विद्युत केंद्र या संयंत्र जो था वो तो कोटा वाला है। लेकिन राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर अगर पूछे तो गंगानगर में कौन सा? सूरतगढ़ वाला है बेटा। प्रथम पूछे ताप विद्युत गृह तो कोटा वाला है, लेकिन सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूछेगा तो सूरतगढ़ वाला पहला है। सुपर क्रिटिकल ये क्या होता है कि अगर किसी विद्युत गृह की एक ही इकाई से 500 मेगावाट से ज्यादा बिजली बनाई जाती है, केवल एक ही इकाई से, वो कोई से नंबर की हो जाए तो उसे कहेंगे पर सुपर क्रिटिकल। और राजस्थान की पहली सुपर क्रिटिकल पूछेगा तो छबड़ा याद करनी है आपको। तीनों याद करें। पहली ताप विद्युत कोटा है, लेकिन सुपर ताप विद्युत अगर पूछेगा तो कौन सी? सूरतगढ़ है। और क्रिटिकल पूछेगा तो कौन सा? छबड़ा आपको याद रखनी है। ठीक है। अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना जो होती है, अल्ट्रा मेगा, उसमें क्या होता है? 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाएगी, उसे अल्ट्रा मेगा कहेंगे। ठीक है। तो ये सारी की सारी आपको परिचय करने के बाद अब आ जाओ आप राजस्थान की कुछ ताप विद्युत परियोजनाओं पे। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। पहला क्वेश्चन कहाँ है तो आप जाने गए होंगे, श्री गंगानगर में है।
ये राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल है। ध्यान रखना, प्रथम थर्मल पूछेगा, ताप विद्युत पूछेगा तो कोटा का है, लेकिन सुपर थर्मल पूछेगा तो सूरतगढ़ का है। फिर आपसे पूछ सकता है कि कितनी बिजली बनती है भैया, ऐसे तो 1500 मेगावाट बिजली बनती है, ठीक है। और 1500 मेगावाट के लिए हमने कितनी इकाई स्थापित कर रखी है, 6। और 6 इकाई में से प्रत्येक इकाई से कितनी बनती है, 250। तो 250 इंटू 6 यानी कि टोटल 1500 मेगावाट। और ये राजस्थान का पहला सुपर थर्मल स्टेशन है। बोलो क्लियर है। अब 6 इकाई तो हो चुकी है। अब हमने सूरतगढ़ को ही बना दिया बेटा क्रिटिकल। और क्रिटिकल तब बनेगा जब एक ही इकाई से 500 से ज्यादा बिजली, अब तक की 6 इकाइयों से प्रत्येक से 250 बन रही है, लेकिन क्रिटिकल बनाने के लिए किसी एक इकाई से 500 से ज़्यादा बननी चाहिए। तो भैया 7वीं और 8वीं इकाई दो स्थापित करेंगे हम, 7वीं और 8वें नंबर की। और प्रत्येक इकाई कौन से कितने मेगावाट की होगी, 660 मेगावाट की होगी। तो कहने का मतलब 7वीं इकाई में जाके आपका सूरतगढ़ जो है कौन सा बन जाएगा, क्रिटिकल बन जाएगा। ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो क्रिटिकल बन चुका है। और कब बनाया, तो 7वीं इकाई में बनाया। अगला है हमारे पास कोटा सुपर तापीय परियोजना। और कोटा सुपर तापीय परियोजना की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इससे जो आपको पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये राजस्थान का प्रथम ताप विद्युत गृह है। ताप विद्युत गृह में इसका पहला स्थान आएगा। और दूसरा सूरतगढ़ का आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि राजस्थान का सुपर पावर पहला कौन सा है, तो सूरतगढ़ है। और दूसरा सुपर थर्मल प्रोजेक्ट कौन सा है, तो कोटा वाला है। यानी कि दो क्वेश्चन थोड़े से उल्टे आपको याद करने, उनको थोड़ा सा ध्यान से समझना। कि राजस्थान का पहला कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है, कोयला आधारित की बात कर रहा हूं, तो कोटा है। राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर कौन है, तो सूरतगढ़ है। राजस्थान का दूसरा सुपर थर्मल पावर कौन सा है, तो दूसरा वाला जो है वो कौन सा है, कोटा है आपके। इनकी सुपर वाले में दूसरा है और वैसे ये पहला है। और यहाँ हमने टोटल कितनी इकाइयां स्थापित की हैं, तो यहाँ टोटल इकाई स्थापित हो गई बेटा 7। और सातों इकाइयों से टोटल बिजली कितनी बनती है, तो 1240 मेगावाट। 1000 से ज्यादा बनेगी तो ही तो सुपर थर्मल होगा, तो 1240। अच्छा बताओ, पिछले सूरतगढ़ से हमने कितनी मेगावाट बना दी थी, तो 1500 मेगावाट। अच्छा एक और चीज याद करना, सूरतगढ़ में तो हमने प्रत्येक इकाई जो है 250 मेगावाट की बना दी, तो टोटल 6 इकाई बन गई। लेकिन कोटा वाले में हर इकाई का प्रोडक्शन अलग होगा। यानी कि टोटल इकाई 7 हो गई, लेकिन प्रोडक्शन टोटल कितना है बेटा, 1240 है। अब प्रथम चरण में जो पहली 2 इकाई स्थापित की, वो तो प्रत्येक इकाई जो है 110 मेगावाट की थी। दूसरे चरण में फिर 2 इकाई स्थापित की और प्रत्येक इकाई 210 मेगावाट की थी। तीसरे चरण में फिर एक और इकाई स्थापित की, वो भी 210 मेगावाट की थी। चौथे चरण में फिर एक इकाई स्थापित की, लेकिन वो 195 मेगावाट। और पांचवें चरण में भी 195 मेगावाट की है। तो यानी कि हर इकाई जो है ना उसमें, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी आपके गंगानगर वाले में, तो हर इकाई 250 मेगावाट की है। लेकिन यहाँ चेंज हो रही है, पहली 2 इकाई 110 की है, अगली 2 इकाई 210 की है, फिर अगली इकाई भी 210 है, और लास्ट 2 इकाई जो है आपकी, यानी कि छठी और 7वीं इकाई जो है वो 195 मेगावाट की है। टोटल याद कर लो आप। तो क्या याद करना है कि टोटल कितनी, एक 1240 मेगावाट, और टोटल इकाई कितनी, तो 7 इकाई ही, इतना पता आपको होना चाहिए। तो एक कोटा वाला हो गया। अब पहुंच गए हम छबड़ा। छबड़ा सुपर तापी विद्युत ग्रह है। क्षमता इसकी 4x250 और 4x250 यानी कि 1000 मेगावाट। तो 1000 होने का मतलब सुपर थर्मल हो गया। सुपर थर्मल पहला सूरतगढ़ हो गया, दूसरा कोटा हो गया, और छबड़ा कौन सा हो गया, तो तीसरा हो गया। यहाँ भी 250 x 4 यानी कि 1000 हो गई, ठीक है। अब लेकिन छबड़ा को भी बना दिया हमने क्रिटिकल। देखो एक क्रिटिकल बनाया था अपने सूरतगढ़ को, उसमें 6 इकाई तो पहले से 250 मेगावाट की बनाई थी तुमने, और कितना उसमें हो गया था, 1500 मेगावाट हो गया था, ठीक है। और फिर 7वीं और 8वीं इकाई में हमने उसको बना दिया था क्रिटिकल। लेकिन छबड़ा में क्या हो रहा है,
कि पहली 4 इकाई में तो हम इसको पहली चार इकाई में तो हम इसको सुपर थर्मल बनाएंगे, यानी कि 1000 मेगावाट हो गई। अब इसके अलावा 5वीं और 6वीं इकाई में हम इसको क्या बना देंगे, क्रिटिकल बना देंगे। और यहाँ भी प्रत्येक इकाई कितने की होगी बेटा, 660 मेगावाट की होगी। ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि सूरतगढ़ को कौन सी इकाई में क्रिटिकल बनाया गया था, 7वीं में। छबड़ा को कौन सी इकाई में क्रिटिकल बनाया गया है, 5वीं इकाई में बनाया गया है। अब आता है हमारे पास एक और, काली सिंध ताप विद्युत परियोजना कहाँ है बेटा, झालावाड़ में। अच्छा, छबड़ा ध्यान रखना, छबड़ा कहाँ पे है तो 12 की है, ध्यान रखना। छबड़ा कहाँ की है, कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो 12 की है, काली सिंध कहाँ की है तो झालावाड़ की है। अभी तक हमने क्या किया कि पहले हमने ताप विद्युत गृह स्थापित किया, इकाइयां बढ़ाते चले गए, और इकाई बढ़ाते बढ़ाते अगर उत्पादन 1000 से ज्यादा हो गया तो हमने कहते हैं ये बन गया सुपर थर्मल। अब कोई चौथी इकाई में बना होगा, कोई छठी इकाई में बना होगा सुपर थर्मल। लेकिन यहां हमारे काली सिंध ताप विद्युत परियोजना है, इसे पहली इकाई में ही हमने सुपर थर्मल तो छोड़ो, डायरेक्ट जो है ना क्रिटिकल बना दिया है। क्रिटिकल तो सूरतगढ़ भी थी, क्रिटिकल तो छबड़ा भी थी, लेकिन सूरतगढ़ को 7वीं इकाई में क्रिटिकल बनाया, छबड़ा को हमने 5वीं इकाई में क्रिटिकल बनाया। तो ऐसी परियोजना जिसको पहली इकाई से ही क्रिटिकल बना दिया है वो कौन सी है, ऐसा प्रश्न है तो काली सिंध है। काली सिंध की पहली 2 इकाई हम कितने मेगावाट की स्थापित करेंगे, 600 मेगावाट की। तो पहली और दूसरी इकाई है प्रथम पावर प्लांट है जहां सीधे ही सुपर क्रिटिकल इकाई लगाई गई है। बोलो काली सिंध क्लियर है, काली सिंध हो गए आपके। अब आगे कवई सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट जो आप स्थापित करोगे वो कहाँ करोगे, 12 में है। इसमें एक चीज और जोड़ देनी है कि यह निजी क्षेत्र का राजस्थान का पहला सुपर तापीय विद्युत गृह, कुल उत्पादन क्षमता 2 × 660 यानी कि 1320 मेगावाट है। अभी तक निजी क्षेत्र की नहीं आई थी, निजी क्षेत्र की पहली कौन सी है, कवई सुपर है। कवई कहाँ पे तो 12 में है। कौन सा ग्रुप स्थापित करेगा बेटा, अडानी करेगा। ये हो गई सब आपकी कोयले की। अब आते हैं हम लिग्नाइट कोयले पे, और लिग्नाइट कोयले की पहली कौन सी रही तो गिराल रहेगी। गिराल आपके जो है वो कहाँ है, आपको कभी पूछे तो गिराल परियोजना आपकी बाड़मेर की है। कपोडी, जालीपा, गिराल लिग्नाइट कोयले की खानों के नाम आपने सुने होंगे। तो गिराल लिग्नाइट परियोजना कहाँ है तो बाड़मेर में। पहला क्वेश्चन तो यही होगा। 2 इकाई 125 मेगावाट यानी कि टोटल प्रोडक्शन कितना है, 250 मेगावाट का है। 125 मेगावाट की हमने 2 इकाई स्थापित कर दी, टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया बेटा, 250 मेगावाट हो गया। राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा जर्मनी के सहयोग से गिराल में राज्य का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीकी पर आधारित, ये इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने कही है बेटा, सहयोग पूछे जर्मनी का है, राजस्थान सरकार का विद्युत संयंत्र है, और ये लिग्नाइट गैसीकरण तकनीकी पर आधारित राजस्थान का प्रथम विद्युत गृह है। इसमें लिग्नाइट को भूमि के अंतर्गत ही गैस में परिवर्तित कर विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो गिराल आपके 2-3 तरीके से महत्वपूर्ण हो गया। पहली बात तो गिराल है कहाँ पे, तो बाड़मेर में है। टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 2 इकाइयों से 250 मेगावाट हो रहा है। आर्थिक सहयोग किसका था बेटा, तो आर्थिक सहयोग जर्मनी का था। ठीक है, और यहाँ लिग्नाइट को गैसीकरण तकनीकी पर आधारित पहली परियोजना राजस्थान की है, ये आपको याद रखनी है। आओ जी, गिराल के बाद दूसरा कौन सा आता है तो बरसिंहसर। और बरसिंहसर कहाँ पे बेटा, बीकानेर में, और यहाँ भी 2 इकाई के द्वारा 250 मेगावाट की बिजली हमने बना दी। और ये नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड का इसमें सहयोग है उसके द्वारा। और नवेली कहाँ है तो आप जानते होंगे बेटा, लिग्नाइट की भारत में सबसे बड़ी खान है तमिलनाडु में। तो पहला गिराल का हो गया बाड़मेर में, लिग्नाइट कोयले की बात करूँ। दूसरा बरसिंहसर का हो गया बीकानेर में, दोनों की प्रोडक्शन क्षमता 250 मेगावाट है। अब तीसरा एक और हम स्थापित कर रहे हैं बाड़मेर में, और ये बाड़मेर में कौन सा है तो कपोडी जालीपा वाला है। तो लिग्नाइट कोयले के 3 ताप विद्युत गृह आपके पास हो गए। पहला आपने गिराल को याद किया, दूसरा आपने बरसिंहसर को याद किया,
और तीसरा आपने कपूडी जालिपा को याद किया। कपूडी जालिपा में भी हमारा अंश जो 100% रहेगा, और ये कपूडी जालिपा वाला लगाया कहाँ पे, तो भादेसर में लगाया है। ठीक है, यहाँ उत्पादन कितना होगा बेटा, 1080 मेगावाट का। तो ये लिग्नाइट कोयले पे आधारित आपके ताप विद्युत हो गए। देखो कोयले पे आधारित हो गए हमारे, कोयले पे आधारित हमने एक तो सूरतगढ़ को पढ़ा, कोडा को पढ़ा, छबड़ा को पढ़ा, कवई को पढ़ा। फिर हमने लिग्नाइट कोयले के आधार पे 3 पढ़ लिए, एक अपने कपूड़ी को जालिपा को पढ़ लिया, एक गिराल को पढ़ लिया, एक बरसिंगसर को पढ़ लिया। अब आते हैं राजस्थान में गैस पर आधारित ताप विद्युत ग्रह, जहाँ गैस का इस्तेमाल किया जाएगा। और एक ताप विद्युत ग्रह कौन सा है, रामगढ़ गैस परियोजना। रामगढ़ वाला कहाँ है बेटा, जैसलमेर। एक रामगढ़ 12 में भी है, ध्यान रखना, वो वाला नहीं ले रहा मैं, यहाँ जैसलमेर वाला रामगढ़ ले रहा हूँ। कितनी बिजली बनती है, तो 273.5 मेगावाट, और ये गैस आधारित परियोजना है। तो गैस आधारित की एक रामगढ़ में हो गई। राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रथम गैस आधारित परियोजना, राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रथम लिग्नाइट कोयले की तो गिराल थी, और गैस आधारित पहली परियोजना रामगढ़ है आपकी। ठीक है, इसकी स्थापित विद्युत क्षमता ये आपकी होगी, रामगढ़ गैस परियोजना को पानी आईजीएनपी से मिलेगा। इसके अलावा एक गैस के आधार पे स्थापित हुई है अंता, अंता कहाँ पे बेटा, 12 में। गैस के आधार की पहली परियोजना रामगढ़, रामगढ़ कहाँ है, जैसलमेर में, 273 मेगावाट बिजली बनी। दूसरी अंता में स्थापित हुई 12 में, लेकिन ये अंता वाली राजस्थान सरकार की नहीं है, याद कर लेना। अंता वाली जो है ना एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन यानी कि राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह द्वारा 1989-90 में स्थापित की गई, कुल क्षमता 419.33 मेगावाट। ये कई बार आती है, इंपॉर्टेंट है याद रखना कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना कौन सी है, अंता 12 वाली है। इस अंता 12 वाली से टोटल बिजली कितनी मिलती है, तो 419.33 मेगावाट मिलती है। इसको गैस कौन सी पाइपलाइन से मिलती है, तो हजीरा बाजीराव और जगदीशपुर जो पाइपलाइन आपकी एचबीजी है उससे इसको मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद करना, क्योंकि केंद्र सरकार की परियोजना है तो 100% राजस्थान को मिलेगी नहीं। तो इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो 9.81% हिस्सा, 19.81% है। केंद्र सरकार की परियोजना है, राजस्थान का हिस्सा टोटल बिजली 419.33 मेगावाट, राजस्थान को कितनी मिलेगी, 19.81 मेगावाट। यानी कि बिजली की अगर बात करें तो 83.07 मेगावाट बिजली राजस्थान को मिलेगी। बोलो क्लियर है। अंता में क्या क्या याद किया कि अंता केंद्र सरकार की राजस्थान में प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना है। अंता परियोजना राजस्थान के 12 जिले में है, एनटीपीसी द्वारा संचालित है। अंता परियोजना की टोटल बिजली 419.33 मेगावाट बनती है। अंता परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 19.81% यानी कि टोटल बिजली 83.07 मेगावाट राजस्थान को प्राप्त होगी। झामर कोटला उदयपुर में है, यहाँ 4 मेगावाट का बिजली संयंत्र स्थापित किया गया है, जो कि राजस्थान खान और खनिज निगम लिमिटेड द्वारा 2001 में स्थापित किया गया है। धौलपुर गैस आधारित कंबाइंड साइकिल ताप विद्युत प्लांट, कंबाइंड साइकिल को भी याद कर लेना। चक्रीय पद्धति के द्वारा बिजली बनाई जाती है, 3 इकाई लगाई है, प्रत्येक इकाई 110 मेगावाट के, यानी कि टोटल बिजली उत्पादित हो गई बेटा 330 मेगावाट। यह राज्य की दूसरी गैस आधारित परियोजना है, 110 मेगावाट की 3 इकाइयां हैं लगाई गई हैं। तो एक तो पढ़ा आपने रामगढ़ को, जो कि राजस्थान सरकार की पहली गैस आधारित परियोजना थी। एक पढ़ा आपने अंता को, जो कि भारत सरकार की राजस्थान में पहली परियोजना थी। और एक आपने पढ़ा धौलपुर कंबाइंड को। ये तीनों परियोजनाएं आपने पढ़ ली, तो इसके साथ ताप विद्युत आपकी खत्म होती है। आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम, शुभ रात्रि।